चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा, इनमें तो धर्म नहीं है। चीन फिर भी सुपर पावर हुआ जा रहा है और आप कहते हैं कि अध्यात्म के बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये कि जितनी तुमने पिक्चर देखी है वो भी आधी बेहोशी में देखी है, पूरी बात तुमको अभी पता नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए नंबर 1 देश कौन? चीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस की खपत करने वाला देश कौन? चीन। तमाम तरह के प्रदूषणों में अव्वल देश कौन? चीन। दुनिया भर में जितने रोग स्टेट्स हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कि आपका प्यारा पड़ोसी देश, उन सब को समर्थन और हथियारों की आपूर्ति करने वाला कौन? चीन। आप चाहते हो कि दुनिया के सब देश इस तरीके के हो जाएं? एक समय पर जर्मनी का भी बड़ा जलवा था। आप 1938 के जर्मनी को देखिए तो आज के चीन से उसकी हालत कुछ कमज़ोर नहीं थी। औद्योगिक उत्पादन में बहुत आगे निकल रहा था, यूरोप पर छा रहा था, सेना सबसे ज़्यादा सुदृढ़ जर्मनी की हुई जा रही थी। जैसे चीन में एक पार्टी का, और उस पार्टी में भी अब एक व्यक्ति का बोलबाला है, आधिपत्य है। 1938 में जर्मनी का भी यही हाल था। तो तब आप क्या बोलते कि जर्मनी में जो कुछ हो रहा है 1938 में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, आपके जैसे लोगों को यही लगता कि जर्मनी में जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। जैसे आज आप कह रहे हैं कि चीन में जो हो रहा है देखो कितना बढ़िया है, धर्म वहाँ नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। तो 1938 में या 39 में आपको यही लगता है कि जर्मनी आगे बढ़ रहा है, और फिर पता चलता है कि क्या होता है। उसके बाद उस तरह के देश से, उस तरह की व्यवस्था से आपको मिला एक विश्वव्यापी युद्ध और होलोकॉस्ट। दुनिया में, इतिहास में जो सबसे बड़ा नरसंहार है वो मिला। तो बहुत जल्दी से प्रशंसक मत हो जाया करिए कि चीन ऐसे आगे बढ़ रहा है, चीन वैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ गया आर्थिक रूप से। और दूसरी बात, इंसान सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीता है। अगर आप एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर विश्वविद्यालय में या किसी सरकारी विभाग में एक बैठक भी नहीं हो सकती जिसमें सीसीपी का मुखबिर ना मौजूद हो, तो आप जी लेंगे? कैसे जी लेंगे बोलिए? जिन्होंने सवाल पूछा है वो शायद चीन खुद कभी गए नहीं हैं। चीन जा कर के देखिए, वहाँ किसी आम सड़क चलते नागरिक से या किसी दुकानदार से बस इतना पूछ लीजिए कि और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका हालचाल कैसा है। वो तुरंत डर जाएगा, मुंह बंद कर लेगा, कहेगा नहीं, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, आपको विशेषज्ञों से पूछना चाहिए। आप जा कर के किसी व्यापारी से वहाँ पूछिए कि अभी इस क्षेत्र में तो चीन बहुत पीछे है और यूरोपियन लोग बहुत आगे निकले हुए हैं। वो बिल्कुल नहीं बोलेगा ये कि हाँ हमारे यहाँ पे अभी कुछ कमियां हैं या कुछ है, वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है कि कहीं उसकी बात अगर बिग बॉस तक, बिग ब्रदर तक पहुँच गई तो सीधे जेल में डाला जाएगा वो। हिंदुस्तान में आपको देखा है शिकायतें करने में आपको कितना मज़ा आता है। सोशल मीडिया पर आप शिकायत कर रहे हो अपने नेताओं के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ, जो मर्जी आए बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी आप बोल जा रहे हो। ये काम चीन में करके दिखा दो। आपके साथ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बुरा होगा, बस आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी खबर आपको भी नहीं लगेगी। लोग अगले दिन से पूछेंगे भी नहीं कि ये व्यक्ति गया कहाँ, आपको भी नहीं पता होगा आप कहाँ चले गए, बस आप गायब हो जाओगे। जो लोग चीन के इतने गुणगान करते हैं ये वही लोग हैं जो भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बड़े नारे लगाते हैं, धार्मिक आज़ादी के लिए बड़े नारे लगाते हैं। और वहाँ जिनजियांग में क्या हो रहा है?
वहाँ क्या हो रहा है? जहाँ पर आप रमज़ान में रोज़े भी नहीं रख सकते। चीन में धर्म को कुचल दिया गया है और पूरी आबादी एक बहुत भारी जूते के नीचे जी रही है। चीन की मीडिया में, ग्लोबल टाइम्स वगैरह हैं, इसमें तुम खोज कर दिखा दो वहाँ की सरकार के खिलाफ एक भी लेख। और हिंदुस्तान में तो बाकायदा ऐसे अखबारें और वेबसाइट्स हैं जिनका कुल धंधा ही है सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करना। और ऐसे जो वेबसाइट्स और अखबार हैं, इनमें से ज़्यादातर चीन के बड़े प्रशंसक हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके अपनी एक शाखा चीन में भी खोलें और चीन में भी अपना अखबार निकालने की कृपा करें और चीन में जाकर के चीन की सरकार के खिलाफ चू करके दिखा दें। शी जिनपिंग साहब ने सारे अधिकार अपने में ले लिए हैं। उन्होंने करीब करीब एक घोषणा कर दी है कि वो आजन्म चीन के सर्वे सर्वा रहेंगे। हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पदाधिकारी ऊंचे से ऊंचा ये हिमाकत करके दिखा दे तो बताइएगा। यहाँ 2 साल के लिए, 2 साल से भी कम समय के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, तो आप उसको आज तक याद करते हैं, अरे जनतंत्र के इतिहास में काला धब्बा। यहाँ अगर जितने हमारे जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाती है तो आप कहते हैं ये देखो जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और चीन में तो कोई जनतांत्रिक संस्था है ही नहीं, वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ सीसीपी है। वहाँ जी कैसे लोगे बोलो? और ज़्यादा चू चपड़ करोगे तो तियानमेन स्क्वायर याद है ना? वो जो अमर हो गई है एक तस्वीर, वो याद है? क्या है उस तस्वीर में? टैंकों की कतार है, उसके आगे एक अकेला खड़ा हुआ है। और जो अकेला खड़ा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है वो आज जिंदा है उस तस्वीर को अपनी डीपी बनाने के लिए? नहीं साहब, वो कुचल दिया गया उसी टैंक के नीचे। और सैकड़ों में नहीं, उस दिन टैंकों से और बंदूकों से हजारों लोग मारे गए थे, छात्र ही थे ये सब। हिंदुस्तान में छात्र बड़े नारे लगाते हैं, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका धंधा ही है ये नारेबाजी, वो भी सरकार खिलाफ नारेबाजी। और ये सब भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी अक्सर चीन की बड़ी दुहाई देती हैं, अरे चीन क्या बढ़िया देश है। और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि 1989 में चीन में क्या हुआ था। हजारों छात्र सीधे सीधे मार दिए गए थे, खत्म, एक शाम में ही खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनतंत्र के पक्ष में आवाज उठा दी थी, नारे लगा दिए थे। एक स्क्वायर है, एक जगह है, बड़ा खुला स्थान, वहां पर इकट्ठा हो गए थे। वहां इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ ये सब कर रहे थे, कई दिनों से कर रहे थे। सरकार ने कहा कि पुलिस फौज, अरे इतने भर से क्या होता है, हम सीधे टैंक भेजेंगे। और टैंक भेज के शहर के बीचों बीच स्क्वायर में मार डाला। भारत में आप रहते हो, ये सब छूटें मिली हुई हैं, आज़ादी मिली हुई है, तो हम इनको बड़ा सस्ता समझ लेते हैं। फिर हम भारत में नारे लगाते हैं आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, जैसे कि अभी तुम गुलाम हो। गुलामी क्या होती है जानना है तो चीन जाकर देखो। उसके बाद ये बोलना भूल जाओगे कि चीन तो हमसे आगे निकल गया, चीन तो हमसे आगे निकल गया। और मैं आपसे कह रहा हूं इतना भी ज्यादा आगे नहीं निकल गया है चीन। 10 से 15 साल का ही अंतराल है भारत और चीन की आर्थिक प्रगति में भी। और वो भी इसलिए नहीं आगे निकल गया है चीन की वहाँ पर ऑथोरिटेरियन सत्ता है, इसलिए आगे निकल गया है क्योंकि आपने अपनी अर्थव्यवस्था में 60 और 70 और 80 के दशक को करीब करीब गंवा दिया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सन 1986 तक भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय एक समान होती थी। ये बात ही हमको चौंकाने वाली लगी। हम कहेंगे ऐसा? जी हाँ, 1985 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से ज्यादा हुआ करती थी। 1986 में जाकर के चीन ने
पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत की बराबरी करी है। उसके बाद वो आगे निकलता गया, आगे भी इसलिए निकलता गया क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्यक्रम हमसे कुछ पहले शुरू कर दिया गया था। हम इन्हीं सब चक्करों में बैठे रह गए कि नहीं नहीं, धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, गरीबी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। हम समझ ही नहीं पाए कि समाजवाद और आर्थिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाना है। हम पॉपुलिस्ट ज़्यादा होकर के रह गए। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ने कोई बहुत खूबसूरत, कोई बहुत बेहतर काम कर डाले हैं। अगर आप पिछले 20-25 सालों को देखेंगे तो भारत और चीन की विकास दर में हद से हद औसत 1.5-2% का अंतर पाएंगे। ये अंतर इतना बड़ा नहीं है कि इसको पाटा नहीं जा सकता। निस्संदेह आर्थिक मोर्चे पर भारत चीन से पिछड़ गया पिछले 30 सालों में, लेकिन इतना भी नहीं पिछड़ गया है कि आप सर पीटने लग जाएं, कहने लग जाएं कि हम तो बर्बाद हैं, बेकार हैं और चीन ही बिल्कुल स्वर्गलोक है। चीन ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आर्थिक प्रगति की, और वो कीमत ये है कि वहाँ का आम इंसान एक बहुत बड़ी जेल में रह रहा है। ये जेल कैसी है ये जानना है तो चीन की यात्रा करके आए। जिन वेबसाइट्स पर आप दिन रात खेलकूद करते हो वो चीन में उपलब्ध नहीं है। किसी ने कहा है कि वो देश कभी बहुत तरक्की कर ही नहीं सकता जहां गूगल प्रतिबंधित हो। कैसा होगा आपका जीवन, कहिए? गूगल के बिना कैसा होगा जीवन? गूगल नहीं चल सकता, ट्विटर नहीं चल सकता, दुनिया की और जितनी वेबसाइट्स हैं वो नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वो जो सीसीपी है वो चाहती नहीं है कि नागरिकों को पूरी बात पता चले। गूगल कर दिया अगर नागरिकों ने तो उन्हें दुनिया भर का हाल पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि वो गुस्से में उबल पड़ेंगे अपनी सरकार के खिलाफ। सरकार को खतरा हो जाएगा और सरकार कह रही है मैं नागरिकों तक जानकारी नहीं पहुंचने दूंगी, बंद करो गूगल। ऐसा है चीन। तो ये मत कहिए कि चीन की प्रगति हो गई है क्योंकि वहां पे धर्म और अध्यात्म नहीं था। देश क्या है? देशवासियों के बिना कुछ होता है क्या देश? किसी देश में एक भी देशवासी ही ना हो तो कोई देश है? तो देशवासियों की भलाई में ही देश की भलाई निहित है ना। और जब एक एक देशवासी की भलाई अध्यात्म में ही है तो देश की भलाई अध्यात्म विहीन होने में कैसे हो सकती है, कहिए? ये ऐसी सी बात है कि आप कहें कि फलाने देश में देखो भोजन नहीं है लेकिन वो फिर भी सुपर पावर है। अरे बाबा, देश तो खाना खाता नहीं, देश के लोग खाना खाते हैं। जब देश के एक एक व्यक्ति को खाना चाहिए तो देश बिना खाने के कैसे महान कहा जा सकता है? इसी तरीके से जब देश के एक एक व्यक्ति को अध्यात्म की मानसिक खुराक आवश्यक है तो ऐसा देश महान कैसे हो जाएगा जिसमें अध्यात्म प्रतिबंधित है? बोलिए। इंसान को शारीरिक तौर पर जीने के लिए रोटी चाहिए और इंसान को मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए अध्यात्म चाहिए। जिस देश में अध्यात्म पर, धर्म पर पहरे लगा दिए गए हों वो देश अंदर ही अंदर बहुत खोखला और बीमार हो जाएगा, ज़्यादा चल नहीं सकता। और जितने दिन तक वो देश चलेगा वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बनकर ही चलेगा, जैसे 1938 का जर्मनी। और भूलिएगा नहीं, 1938 में जर्मनी के प्रशंसक बहुत थे। जर्मनी के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में जर्मनी को मॉडल की तरह, आदर्श की तरह देखा जा रहा था। क्या बात है, क्या बात है, हिटलर ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है, नाजी पार्टी के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है और अब देखो जर्मनी कितनी तरक्की कर रहा है। और जर्मनी तरक्की कर भी खूब रहा था लेकिन वो तरक्की महाविनाशकारी थी। तो ऐसी आर्थिक तरक्की या सामरिक तरक्की, मिलिट्री प्रोग्रेस, जिसके पीछे ऊंचे सिद्धांत, ऊंचे मूल्य और ऊंचा अध्यात्म न हो, वो विनाशकारी ही होती है। ऐसों को आदर्श मत बना लीजिए।